हम लोग अब एपिडिडाइमिस को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एपिडिडाइमिस 6 मीटर लॉन्ग है, टेस्टिस के ऊपर है और हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। पहले हम लोग इसके मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स, कितने इसमें पार्ट्स हैं वो पहले डिस्कस कर लें। तो एपिडिडाइमिस को आप 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पूरा लेंथ जो 6 मीटर का है उसको आप 3 पार्ट्स में बांट दें। जैसे मैंने लिख रखा है हेड, कैपिट, बॉडी, कॉर्पस, टेल, कॉर्डा। इसमें आप एक चीज ऑब्जेक्टिव याद रखिए कि जो वासा फ्रेंचिया जो स्पर्म्स कैरी करके ले आते हैं टेस्टिस से, इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम के पार्ट्स हैं ये, ठीक ना, मेंबर हैं। तो ये स्पर्म को एपिडिडाइमिस में ले आते हैं। तो किस रीजन में ये खुलते हैं? फिगर में देख रहे हैं वासा फ्रेंचिया, ये हेड रीजन में खुलते हैं एपिडिडाइमिस के। और सबसे ज्यादा दिनों तक स्पर्म का जो स्टोरेज है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो एपिडिडाइमिस में होता है। एपिडिडाइमिस में पूछते हैं कि भाई एपिडिडाइमिस के किस पार्ट में स्पर्म्स मैक्सिमम डेज तक स्टोर रहते हैं, तो वो हेड, आप याद रखेंगे सबसे ज्यादा दिनों तक हेड रीजन में स्पर्म्स स्टोर रहते हैं। और जैसे जैसे स्पर्म्स आगे जाएंगे, आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट पार्ट यदि पूछ ले तो जो स्टोरेज ड्यूरेशन है वो हर अगले पार्ट में कम समय का होता है। ओके, अब थोड़ा हम लोग इसके वॉल की हिस्टोलॉजी पे आ जाएं। तो एपिडिडाइमिस का जो वॉल है बाइलेयर्ड है। इसका जो इनर लेयर है या कह लीजिए कि वॉल का जो फ्रेम है वो सर्कुलर स्मूथ मसल से बना होता है। स्मूथ मसल का नेचर जानते हैं आप, इनवॉलंटरी है। और इस तरह से आप याद रखिए स्मूथ मसल जहां भी होंगे वहां पे प्रोबेबिलिटी होगी इनवॉलंटरी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का। तो एपिडिडाइमिस का वॉल कैपेबल है इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और इस पेरिस्टालसिस से स्पर्म्स पुश किए जाते हैं आगे फर्दर जो नेक्स्ट पार्ट है उनमें। इससे एक फायदा यह है कि स्पर्म्स को खुद से स्विम करके मेल जेनाइटल सिस्टम में नहीं जाना होता। इससे क्या फायदा है कि इस स्विमिंग प्रोसेस में उनकी जो एनर्जी खर्च होती वो नहीं होती, उनका जो एटीपी है वो प्रिजर्व रह जाता है, जिसे वो इफिशिएंटली यूज कर पाता है फीमेल जेनाइटल सिस्टम में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। वहां पे वाइग्रस मोटिलिटी की जरूरत पड़ती है। स्पर्म को एक डिफाइंड टाइम, एक रेस्ट्रिक्टेड टाइम में फर्टिलाइजेशन प्लेस तक पहुंचना होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे पेरिस्टालसिस से बेनिफिट स्पर्म्स अपनी एनर्जी प्रिजर्व कर पाता है। दूसरा, इसका जो आउटर लेयर है वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम रखता है। आप याद रखिए जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है उसमें 2 अलग अलग साइज के कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, टॉल कॉलमनर एंड शॉर्ट कॉलमनर। तो जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के टॉल कॉलमनर सेल्स होते हैं उनके पास स्टेरियोशिलिया है। ये स्टेरियोशिलिया जो आप याद रखिए एपिडिडाइमिस में जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है उसके टॉल कॉलमनर सेल्स के पास स्टेरियोशिलिया है और वो माइक्रोविलाई जैसा फंक्शन यहाँ परफॉर्म करता है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है या फ्लूइड कंटेंट होता है वो स्टेरियोसिलिया के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस तरह से फ्लूइड कंटेंट को मिनिमाइज करेगा ये एपिथेलियम, स्पर्म का कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिवली बढ़ाएगा। ठीक है, जैसे जैसे फ्लूइड कंटेंट कम होता जाएगा वैसे वैसे स्पर्म का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और जो यहाँ का जो एंटायर कंपोजिशन होगा रिलेटिवली मोर थिकेंड होगा फ्लूइड वाटर के कम होने की वजह से। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे फंक्शन क्या है एपिडिडाइमिस का, तो उस पर हम लोग आते हैं। एक तो फंक्शन में आप याद रखिए कि जो यहाँ पे स्पर्म्स आएंगे उनके न्यूट्रिशन की फैसिलिटी है एपिडिडाइमिस के द्वारा। न्यूट्रिशन का काम, फंक्शन का नाम, फंक्शन के लेवल पे आप याद कर लें, न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म्स, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। पर्टिकुलरली आप यहाँ मैचुरेशन पे ध्यान रखिए। आप याद रखिए यहाँ पे जो स्पर्म्स आते हैं तो स्पर्म में कुछ मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स हम लोग आगे डिटेल डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप याद रखिए जो स्पर्म्स होते हैं उनमें एक पार्ट हेड है, फिर नेक है, मिडिल पीस है और ये टेल है। ह्यूमन स्पर्म का जो साइज होता है वो 60 माइक्रोमीटर का होता है, जिसमें 50 माइक्रोमीटर का टेल होता है। आप याद रखिए जो स्पर्म्स आते हैं एपिडिडाइमिस में स्टोर होने के लिए उनका जो टेल है जो 50 माइक्रोमीटर का है वो काफी छोटा होता है। आप ये याद रखिए जो टेल है उसमें
मैंने दिखा रखा है, ये टेल है और उसमें ये एक्सियल फिलामेंट है। आप कह सकते हैं कि एक्सियल फिलामेंट स्पर्म का फ्लैजिलम है, माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, 9+2 माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट रखता है सेम एज फ्लैजिलम। तो कह सकते हैं कि एक्सियल फिलामेंट स्पर्म का फ्लैजिलम है और यही वाइब्रेट करता है तो टेल में वाइब्रेशन होता है और उसका रिजल्ट है स्पर्म में स्विमिंग। तो 60 माइक्रोमीटर टोटल जो साइज है उसका 50 माइक्रोमीटर टेल है और टेल अभी बना नहीं होता। टेल के इलोंगेशन, टेल का इलोंगेशन डिपेंड करता है एक्सियल फिलामेंट के इलोंगेशन पे और एक्सियल फिलामेंट चूंकि माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर है तो एक्सियल फिलामेंट का जो ग्रोथ है लेंथ में वो डिपेंड करता है ट्यूबुलिन प्रोटीन पे और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन यहाँ एपिडिडाइमिस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो जब यहाँ पे स्पर्म्स स्टोर्ड रहेंगे तो स्पर्म के स्टोरेज के समय एपिडिडाइमिस रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा जिससे कि इसका टेल ग्रो कर सके। ओके, तो इस तरह से यदि मान लीजिए टेल छोटा है तो टेल के छोटे लेंथ में होने की वजह से जो स्पर्म का स्विमिंग स्पीड होगा वो काफी कम होगा। आप याद रखिए स्पर्म्स फर्टिलाइज करते हैं ओवम को तो फीमेल जेनाइटल सिस्टम में और फीमेल बॉडी में जो स्पर्म्स हैं वो एक नॉन सेल्फ सेल हैं, वो दूसरे बॉडी के प्रोडक्ट हैं, वहाँ पे इनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो इम्यून रिस्पॉन्स से बचने के लिए स्पर्म्स फर्टिलाइजेशन प्लेस पे पहुंच जाएं इन रिक्वायर्ड टाइम, इसके लिए इनमें वाइग्रस मोटिलिटी की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ से हम लोग मैटर डिस्कस करेंगे कि तो एक यहाँ पे फंक्शन एपिडिडाइमिस जो है वहाँ पे स्पर्म का स्टोरेज, स्पर्म को नॉरिश करना और जो मैचुरेशन है वो यहाँ पे मैचुरेशन में एक चीज और ध्यान रखना आपको कि एक तो टेल का इलोंगेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। दूसरा और क्या है कि जैसे एपिडिडाइमिस जो है यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि ये जो हेड है उसमें सबसे ऊपर में एक ऑर्गेनल है एक्रोसोम। आप एक्रोसोम यदि पूछ दिया जाए, आगे मैं डिटेल और स्पर्म का स्ट्रक्चर एक्सप्लोर करके बताऊंगा, फिर आप याद रखिए एक्रोसोम एक तरह का लाइसोसोम है जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे होते हैं और ये ओवम के जो प्रोटेक्टिव कवर्स होते हैं, ओवम का जो प्रोटेक्टिव कवर है उसको ये पेनिट्रेट करने में काम आता है। तो एक्रोसोमल एंजाइम्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, एक्रोसोम में भरे हुए हैं और फर्टिलाइजेशन में उनका यूटिलाइजेशन है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये जो एक्रोसोमल एंजाइम्स हैं, चूंकि स्पर्म पहले तो मेल बॉडी से पास होगा, एक 6 मीटर लंबा एपिडाइमिस क्रॉस करेगा, फिर वास डिफरेंस, फिर एक लंबा जर्नी, एक लंबा रूट से वो स्पर्म ना इजैकुलेट होकर के फिर फीमेल बॉडी में डिपॉजिट होता है। तो इस जर्नी के दौरान ये जो एक्रोसोमल एंजाइम्स हैं वो क्यों नहीं रिलीज होते? एक क्वेश्चन है कि एक्रोसोमल एंजाइम्स स्पर्म के समय जो स्पर्म्स मेल बॉडी में जो पास करते हैं तो उस समय इनमें एक्रोसोमल एंजाइम्स बाहर क्यों नहीं आते? ये फीमेल जेनाइटल सिस्टम में आके ही एक्रोसोमल एंजाइम्स क्यों रिलीज कर होते हैं?